हम सब फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बारे में तो जानते ही हैं, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे संविधान में एक आत्मा भी है, एक मॉरल कंपस? आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सवाल यही है, हमारे राइट्स के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो मॉरल कंपस आखिर है क्या? कौन सी चीज है जो सरकारों को बताती है कि देखो इस रास्ते पर चलना है? और इसका जवाब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जी हाँ, यही है वो नैतिक दिशा निर्देश, वो गाइडिंग लाइट जो हमारे देश की नींव में है। संविधान की आत्मा। अब इन्हें संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ कोई रूखे सूखे कानून नहीं है, ये तो हमारे सपने हैं, हमारी एस्पिरेशंस हैं। ये वो विजन है जो हमारे संविधान बनाने वालों ने इस देश के लिए देखा था। तो आखिर ये है क्या, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? अच्छा, तो ये बेसिकली कुछ सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, एक तरह की टू डू लिस्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल्स 36 से 51 तक दी गई है। और इनका मकसद बहुत सीधा है, जब भी सरकार कोई पॉलिसी या कानून बनाए तो इन प्रिंसिपल्स को गाइड की तरह इस्तेमाल करें। और एक मजेदार बात यह है कि इसका आइडिया हमने आयरलैंड के संविधान से लिया था। यहाँ तक कि आर्टिकल 377 खुद कहता है कि ये प्रिंसिपल्स फंडामेंटल हैं, यानी देश चलाने के लिए बेहद जरूरी हैं। हाँ, एक बात है, आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन ये साफ साफ कहता है कि कानून बनाते समय इनको लागू करना स्टेट की ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। तो इनका वजन लीगल से ज्यादा मोरल और पॉलिटिकल है। अच्छा, अब इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं, तो इन्हें समझने के लिए हम इन्हें मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ये 3 पिलर्स हैं जो हमें इनकी पूरी सोच को समझने में मदद करेंगे। सबसे पहले आते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, यानी समाजवादी सिद्धांत। इनका मेन गोल है एक वेलफेयर स्टेट बनाना, एक ऐसा देश जहां सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हो, मतलब सबको काम मिले, और हाँ, पुरुषों और महिलाओं को इक्वल काम के लिए इक्वल पे मिले, और जहां लोग काम करें वहां का माहौल भी अच्छा और ह्यूमेन हो। दूसरा पिलर है गांधीयन प्रिंसिपल्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये गांधी जी के विचारों से प्रेरित हैं। जैसे गांव में पंचायतें बनाना ताकि पावर एकदम ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे, छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना और नशे की चीजों पर रोक लगाना। ये सब गांधी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को दिखाते हैं। और फिर आता है तीसरा पिलर, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये मॉडर्न और रैशनल गवर्नेंस के आइडियाज हैं, जैसे कि सभी के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के काम में दखल ना दें, और हमारे जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी हिफाजत हो। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या होगा अगर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे फंडामेंटल राइट्स से टकरा जाएं? मतलब एक तरफ आदर्श हैं, दूसरी तरफ कानूनी अधिकार। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की सबसे बड़ी बहसों में से एक रही है। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स वो नेगेटिव हैं, मतलब वो सरकार को कुछ करने से रोकते हैं, जैसे सरकार आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं छीन सकती। दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉजिटिव हैं, वो सरकार को कुछ करने के लिए कहते हैं, जैसे जाओ और सबके लिए समान वेतन सुनिश्चित करो। तो एक लीगली एनफोर्सेबल है, दूसरा मॉरली। एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है तो दूसरा सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की। और इस टकराव ने ना पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच एक लंबी टग ऑफ वॉर छेड़ दी। जरा सोचिए, जब सरकार ने जमींदारी खत्म करने की कोशिश की, जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, तो वो राइट टू प्रॉपर्टी, जो तब एक फंडामेंटल राइट था, उससे सीधे टकरा गया। और बस यहीं से पूरी बहस शुरू हुई। 1951 में चैम्पकम दुराईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट्स ऊपर रहेंगे। फिर 1976 में 42nd अमेंडमेंट आया, जिसने पासा पलट दिया और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ज्यादा अहमियत दे दी। और आखिर में 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला, द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मनी एंड बैलेंस। और यही बैलेंस आज का लॉ ऑफ द लैंड है। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि हमारा संविधान फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बैलेंस पर ही टिका है। ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं, दोस्त हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सोचिए, जैसे एक रथ के 2 पहिए, एक के बिना दूसरा बेकार है, रथ आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो हमने थियरी तो समझ ली, पर रियल वर्ल्ड में इनका क्या हुआ? क्या ये सिर्फ संविधान की किताब में लिखे अच्छे अच्छे शब्द हैं, या इनसे सच में भारत में कोई बदलाव आया है? चलिए अब जरा हकीकत पर नजर डालते हैं।
और ये हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आता है, अगर इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते तो फिर डू दे इवन मैटर? क्या इनका कोई मतलब है भी? इसका जवाब है ओ यस, बिल्कुल मतलब है। जरा इस लिस्ट पर एक नजर दौड़ाइए। ये उन ढेरों लॉज और स्कीम्स की बस एक छोटी सी झलक है जो सीधे सीधे इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल से निकल कर आए हैं। तो ये सिर्फ कागज पर लिखे प्रिंसिपल्स नहीं हैं, ये आज हमारे देश की हकीकत हैं। देखिए कैसे एक एक करके ये सपने सच हुए। आर्टिकल 40 ने कहा था गांव में पंचायतें हों, और आज पंचायती राज सिस्टम हमारी डेमोक्रेसी की रीढ़ है। आर्टिकल 43 से निकला मिनिमम वेजेस एक्ट, आर्टिकल 42 से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, और आर्टिकल 45 का सपना कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट बनकर हकीकत बन गया। और ये लिस्ट तो बहुत बहुत लंबी है। तो इनका एक और बहुत बड़ा रोल है। ये हम सबके लिए, यानी जनता के लिए, सरकार के परफॉर्मेंस को नापने का एक यार्डस्टिक है, एक पैमाना। जब चुनाव आते हैं या पब्लिक डिबेट्स होती हैं तो हम देख सकते हैं कि सरकार ने इन सपनों को पूरा करने के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। ये अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत पावरफुल टूल है। खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या खूब कहा था। उन्होंने कहा था, जो सरकार लोगों के वोट से चलती है वो अपनी पॉलिसी बनाते समय इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इग्नोर करने की हिम्मत नहीं कर सकती। तो इनकी असली ताकत लीगल नहीं, पॉलिटिकल है, मॉरल है। कोई भी गवर्नमेंट लोगों की उम्मीदों को नज़रअंदाज करने का रिस्क नहीं ले सकती। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि आज के भारत के लिए इन प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है? ये हमें याद दिलाते हैं कि एक देश के तौर पर हमारा सफ़र अभी पूरा नहीं हुआ है। ये वो नॉर्थ स्टार है, वो आदर्श हैं जिनकी तरफ हमें हमेशा चलते रहना है। ये हमारे संविधान का वो मॉरल कंपस है जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता रहेगा।